कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान, पाठ 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हमने पिछली वीडियो के अंदर सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार होते हैं, उनका शारीरिक संगठन कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और उन्हीं के साथ हमने ये भी देखा कि उनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। और उसी लाभ में से कुछ एक है प्रतिजैविक, क्योंकि पहले बहुत सारे लाभ पढ़े, उसमें एक प्रतिजैविक भी आया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल, यानी हम जब दवाई लाते हैं तो एक उसमें पेनिसिलिन की टेबलेट लिखी होती है और वही एक प्रकार का प्रतिजैविक से बनाई जाती है। इसीलिए इसमें कहा है कि प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल का स्रोत सूक्ष्म जीव है, यानी ये कहाँ से बनाई जाती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। और ये बीमारी जो सूक्ष्म जीव हमारे बीमारी पैदा करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है, नष्ट करती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी इस प्रकार की औषधि को हम क्या कहेंगे, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। अब वही है कि जिस एक प्रकार एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जीवाणु पर संवर्धन करते करते एक तस्तरी पर बहुत सारे फफूंद आए और उन्हीं फफूंदों के अंदर देखा तो कि वो जीवाणुओं को पैदा करने से क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और उसी से अन्य पेनिसिलिन का उत्पादन किया। और इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ ऐसे भी है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। प्रतिजैविक की दवाइयों को नियमित लेना चाहिए। यदि हमारे डॉक्टर ने बताया है तो उन्हें नियमित रूप से काम में लेना चाहिए, और जब बंद हो तो उन्हें बंद कर देना। ये नहीं है कि हम पूरे दिन या जैसे लगातार वर्षों तक उस दवाई को लेते जाए। यदि हमने वो ली है तो वो हमारे लिए बाद में काम नहीं करेगी। जब हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश करेंगे तो उनको नष्ट करने का काम नहीं करेगी। अब इसके बाद है कि हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक लाभ होता है तो एक हानि होती है। और इस पाठ का नाम भी यही है कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है। मित्र हमने पढ़ लिए पहले कि वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। अब हम पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार है, कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो उसमें है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ, हमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन सी हानियाँ होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसमें है कि मनुष्य में रोग कारक, मनुष्य में एक रोग कारक के रूप में भी सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिससे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हमारे खाने से, पानी के साथ और वायु के साथ, यानी श्वास लेने पर वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें एक रोगग्रस्त बना देते हैं। इसी प्रकार वायरस होता है जो एक सर्दी जुकाम और टाइप से होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब एक मनुष्य छींकता है तो उसमें लाखों कणों या अणु जो निकलते हैं वो बाहर जाते हैं और उन्हीं अणुओं के द्वारा दूसरे लोगों को भी वो रोग हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि ये संक्रमित रोग कहलाता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो ऐसा रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क करने से फैलता है उसे हम संक्रमित या संचरणीय रोग भी कहते हैं, जो कि एक रोग कारक के रूप में काम करता है। हम देखते हैं कि मच्छर और मक्खी होती है जो गंदगी में बैठती है, वही हमारे खुले भोजन के ऊपर बैठ जाती है और उसी भोजन के साथ वो रोग कारक है वो हमारे शरीर में चला जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि भोजन को ढका हुआ रखना चाहिए और कोई भी बाहर से सब्जी या कुछ लाने पर उन्हें धो करके उपयोग करना चाहिए। अब सेकंड है कि जंतुओं में रोग कारक। जंतुओं में भी रोग होते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे हमने पढ़ा था कि एंथ्रियो जीवाणु होता है, वो क्या होता है, मनुष्य और मवेशियों के अंदर एक रोग, खतरनाक बीमारी या रोग होता है, यानी एक प्रकार का घातक रोग होता है जो मवेशियों के अंदर भी फैलता है। उसके बाद है कि पौधों में रोग उत्पन्न, बहुत सारे पौधे होते हैं उनके अंदर रोग उत्पन्न होता है, जैसे नींबू कंकर, या फिर पौधों के अंदर बहुत सारी अगुणताएं पैदा हो जाती है, वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती है। इसके बाद है खाद्य विषाक्तता। खाद्य यानी खाना, विषाक्तता यानी जहरीला। हम कुछ खाने के बाद में उल्टी कर देते हैं, कभी कभार, रोज़ाना का ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हमने जब भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में 1 घंटे के बाद में हमने उल्टी आने या वमन होना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये है कि उस भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं वो जहरीला पदार्थ स्राव करते हैं और वही जहरीला पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है, जिसकी वजह से वो भोजन क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्तता, और उसकी वजह से हमें वमन और उल्टियाँ होनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये एक प्रकार से सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली हानियाँ है। और उसी के अंदर है कि डेंगू रोग वाग, डेंगू रोग फैलाने वाला जो वाग होता है वो होता है मादा एडिस मच्छर। ये मादा एडिस मच्छर होता है जो हमारे रोग को फैलाता है। इसी प्रकार मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनाफिलीज, जिसके द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ये
जो मच्छर होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, और वो पानी यदि खुला है तो उसमें मच्छर पनपने शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए जगह जगह पानी एकत्रित नहीं करना चाहिए, यदि है तो उसे नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, और गंदगी के स्थान जैसे नालियाँ उन्हें साफ रखना चाहिए तथा पानी को बंद रखना चाहिए। इसी प्रकार हम सूक्ष्म जीवों से बचाव उत्पन्न कर सकते हैं। अगला टॉपिक है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, खाद्य यानी खाने वाली चीज़, परिरक्षण यानी उनकी रक्षा करना। जैसे हम देखते हैं कि जब भोजन होता है सुबह वाला शाम को काम में लेते हैं, या शाम वाला सुबह, तो 2 दिन में भोजन देखते हैं तो उस पर फफूंद आने लग जाती है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ब्रेड को नमी स्थान में रखेंगे तो उस पर फफूंद आना शुरू हो जाता है। तो वही एक प्रकार का क्या, वो भोजन को क्या करता है, खराब, उससे अंदर से गंध आने लग जाती है, या उसके अंदर ऐसी कुछ क्रियाएँ होने लग जाती है कि वो भोजन काम में लेने के लिए आवश्यक नहीं होता है, या उसे काम में हम नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार वो खाद्य परिरक्षण है, यानी उसको खाने को हम सही यानी बचा कैसे सकते हैं, या फिर उसका भंडारण कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर है। सबसे पहला रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय यानी कुछ ऐसे रसायनों के द्वारा उन भोजनों को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें हम काम में ले सकते हैं। जैसे जेमोर होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे खाद्य कैसे रसायन डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो सालों तक खराब ना हो। उसके फिर है नमक द्वारा, यानी नमक भी एक प्रकार का खाद्य परिरक्षण के रूप में कार्य करता है। नमक होता है जिसके द्वारा मछली तथा मांस को बहुत सारे दिनों तक रखा जा सकता है। उसे क्या करते हैं कि मांस या मछली को नमक के द्वारा ढक दिया जाता है पूरे को, और उससे बचाया जा सकता है। और इसी प्रकार आम, अचार या नींबू को भी, हम इमली को भी परिरक्षण कर सकते हैं। किसके द्वारा, नमक के द्वारा। अगला टॉपिक है चीनी द्वारा। चीनी द्वारा का मतलब है चीनी के द्वारा भी हम खाद्य पदार्थों को बचाव कर सकते हैं। जैसे जैम और जेली आते हैं तो उनके अंदर चीनी डाल दी जाती है या शर्करा डालते हैं, जिसकी वजह से वो नमी को कम कर देते हैं, और नमी कम होने की वजह से वहाँ जीवाणु संवर्धन नहीं हो पाता है। जीवाणु संवर्धन नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, उनके अंदर बचाव हो जाता है। अगला है तेल व सिरके द्वारा। तेल व सिरके के द्वारा भी हम भोजन का बचाव कर सकते हैं। जैसे अचार है, सब्जियां हैं, उनको तेल या सिरके के द्वारा बचाते हैं। हमें पता है कि अचार होता है वो 1 साल तक आराम से चल सकता है, उसके अंदर तेल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और सिरके की भी मात्रा होती है, जो उसे जीवाणु से बचाने का कार्य करता है। हमारे पास फिर अगला है कि गरम और ठंडा करना। कोई भी चीज़ उसे गरम और ठंडा, जैसे दूध होता है उसे गरम करके फिर हम फ्रीज में रखते हैं तो वो दूध हम वापस काम में ले सकते हैं। एक प्रकार से गर्म किया तो उसमें सूक्ष्म जीव थे, उन्हें क्या कर दिया, एक प्रकार से पूरों को नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद में उसको हमने ठंडा रख दिया फ्रीजिंग के अंदर, तो वो काम में आ गया। इसी प्रकार मार्केट से थैलियों के रूप में दूध आता है, उसे कहते हैं पौष्टिकीकरण। अब पौष्टिकीकरण क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी। उसमें क्या होता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 सेकेंड दूध को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में उसे ठंडा करके पैकिंग कर दी जाती है, और उस दूध को बिना उबाले ही हम सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ये प्रयोग एक लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया, और उसी के नाम पर हमें इसे क्या नाम दे दिया, पौष्टिकीकरण। इस प्रकार हम दूध का भी क्या कर सकते हैं, खाद्य परिरक्षण। लास्ट है हमारे पास भंडारण एवं पैकिंग। किसी भी वस्तु को आजकल जो भी खाना होता है वो पैकिंग के अंदर मिलता है। कोई भी चीज़ होती है वो बंद होती है, सील पैक होती है, और भंडारण यानी एक जगह भंडारित की जाती है। जिस प्रकार हमने पहले अध्याय के अंदर पढ़ा था कि अनाज का क्या किया जाता है, भंडारण, उसी प्रकार खाद्यों का क्या किया जा रहा है कि भंडारण करके भी उन्हें बचाया जा सकता है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। हमारे वायुमंडल में 78% लगभग नाइट्रोजन, लेकिन उसे सीधे रूप से हम प्रयोग में नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकते, पौधों को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण भी होता है। लेकिन क्या होता है कि जो लेग्यूमिनेसिक पादप होते हैं, लेग्यूमिनेसिक का अर्थ है जो दालों वाले पादप होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर गांठे या ग्रंथिकाएँ पाई जाती है। उन ग्रंथिकाओं के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है, और वो जीवाणु क्या करता है, वहाँ पे अपना आवास रखता है, यानी वो वहाँ से रहने के लिए जगह लेता है, और बदले में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके, यानी उसे प्रोडक्ट में बदल करके वो पादपों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तड़ित झंझावत की वजह से होती है। तड़ित झंझावत यानी जब बिजलियां और चमकती है, कड़कती है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, और वो वहाँ से उन्हें देती है। इसी प्रकार कहते हैं कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन स्थिर होती है।
जब उन्होंने काम में ले ली तो नाइट्रोजन स्थिर गैसें थी, लेकिन जब वो पादप उन नाइट्रोजन को काम में ले गए और उसी पादप से जो हमें उत्पाद प्राप्त होंगे उन उत्पादों को हम काम में लेंगे और हमारे मरने के बाद में वो वापस क्या वायुमंडल के अंदर घुल जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम हैं राइजोबियम या जीवाणु और फिर नील हरे शैवाल।